इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला पॉइंट तो ये आता है कि इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंट हुई हमारी, उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, ठीक है, हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, कैसे चीज़ें क्या काम कर रही थी वहाँ पर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा हमारा इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी इंडिया की कंडीशन कैसी कंडीशन थी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की बेटा, फर्स्ट फीचर आता है, फीचर क्या थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के, फर्स्ट स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या थी, एक स्टैग्नेंट होती है, रुकी हुई इकोनॉमी जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं होती, अगर ग्रोथ होती है तो बहुत ही कम ग्रोथ होती है। उस टाइम पर बेटा अगर हम बात करें 1860 से 1945 तक की, जो हमारा पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 0.5%। इट शोज अ वेरी लेस ग्रोथ रेट, वेरी और इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ, की कोई ग्रोथ ही नहीं थी ये तो। और 1925 से 1950 तक का रेट देखते हैं वो कितना था, 0.1%, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही ग्रोथलेस सोसाइटी थी, हमारी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी वहां पर। और अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इसका मतलब हमारी जो लिविंग कंडीशन है वो क्या थी, मिजरेबल थी, ठीक है। क्या थी हमारी कंडीशन, मिजरेबल। सेकंड आता है बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी सिर्फ स्टैग्नेंट होती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बैकवर्ड भी थी। बैकवर्ड मींस जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो कितना था, 230 रुपीज, कितना था, 2। वहीं पर दूसरी कंट्रीज के कंपेयर करें तो दूसरी कंट्रीज का जो पर कैपिटा इनकम तो थाउजेंड्स में था। इट शोज कि हम उनके कंपैरेटिवली बहुत ही पिछड़े हुए थे, ठीक है, क्या थे, पिछड़े हुए थे। थर्ड पॉइंट आता है बेटा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी क्या था, बैकवर्ड। अराउंड 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन कहां पर काम कर रही थी, एग्रीकल्चर। अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही थी तो एग्रीकल्चर से इनकम भी अच्छी आनी चाहिए थी, बट वो मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे जीडीपी में, 50%, ठीक है। इट शोज कि उनकी ग्रोथ रेट भी कुछ ज्यादा नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था बिकॉज ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। और कभी भी ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेप्स नहीं लिए थे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को वो अच्छे से डेवलप कर सके। फोर्थ, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं था, साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या था, बैकवर्ड, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी जो मशीन प्रोड्यूस कर सके, तो हमें हर छोटी चीज के लिए क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी। समझ आया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे दोनों ही टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थे, डाउन। अगर मैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो कितनी थी, 2100 मेगावाट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो रेलवे लाइन थी वो कितनी थी, 53,596 किलोमीटर, जो कि आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में आता है, ठीक है। तो इट मींस उस टाइम पर हम बिल्कुल ही बैकवर्ड थे, क्लियर। और जो सोशल बैकवर्डनेस की अगर बात करें, बर्थ रेट डेथ रेट काफी ज्यादा हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई था। तो इट शोज कि हम सोशली भी और इकोनॉमिकली भी हर चीज में क्या थे, बैकवर्ड। फिर हम हर चीज में किसके ऊपर डिपेंड थे बेटा, इंपोर्ट्स के ऊपर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। रीजन मैंने अभी बताया, हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं थी कि हम कुछ इंडस्ट्रीज के थ्रू मशीन्स प्रोड्यूस कर सके और उसके थ्रू कोई भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहे तो कर सके, तो वो नहीं था हमारे पास। तो हमें हर एक छोटी सी स्विंग मशीन के लिए भी क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना, क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं। नेक्स्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन एरिया। बेटा अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाके भी क्या थे हमारे उस टाइम पर, कम थे। अराउंड 86% पॉपुलेशन कहां पर रहती थी, रूरल एरिया। कहां रहती थी, रूरल। और अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहेगी तो उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होगा, एग्रीकल्चर। और अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बैकवर्ड था, वो ज्यादा डेवलप नहीं था। क्यों नहीं था, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं थी। समझ आ रहा पॉइंट। एंड द लास्ट, कॉलोनियल इकोनॉमी। बेटा हम ब्रिटिशर्स की क्या थे, कॉलोनी, जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए हमारा जितना हो सकता है उतना एक्सप्लॉयटेशन किया। वो हमसे रॉ मटेरियल भी लेके जाते थे, हम हमारे पास फिनिश गुड भी सेल करते थे, बट हमारा फिनिश गुड उन्होंने प्रमोट नहीं किया। क्लियर है। सो ऑल दिस फैक्टर शोज कि आवर इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्लियर है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, कि जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सेक्टर कैसा था उस टाइम। कहते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या है, डाउन। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो,
और प्रोडक्शन होती है कि आपने एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस किया है। क्लियर? और दोनों ही चीजें क्या थी? डाउन थी। अगर आपसे रीजन पूछे ना, व्हाट वाज द रीजन व्हाई द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन वर डाउन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, ठीक है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन हो रही थी, दैट्स व्हाई द आवर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वर डाउन। ये सिंपल, मतलब जो ये पॉइंट्स है वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चेक करें बेटा एग्जांपल में, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वीट की कितनी थी 1947 में? 660 केजी पर हेक्टेयर। वहीं पर 2016-17 में कितनी होगी बेटा? 3260 केजी पर हेक्टेयर। देखो हमने इतना मैनीफोल्ड इंक्रीज किया, बट उस टाइम पर क्या थे हम? डाउन। क्लियर? नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। बट अनसर्टेनिटी को हम क्या बोल सकते हैं? वल्नरेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? वल्नरेबिलिटी। हम मेनली किसके ऊपर डिपेंड थे एग्रीकल्चर में? रेनफॉल के ऊपर। गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट एंड बैड रेनफॉल मींस बैड आउटपुट। रीजन? क्योंकि हमारे पास परमानेंट कोई ट्यूबवेल फैसिलिटीज नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी जिसके थ्रू हम खुद डेवलप कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है बेटा डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? अपने लिए प्रोड्यूस करना। फार्मर्स पहले ये करते थे, अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, अगर कुछ बच जाता था तो क्या करते थे? मार्केट में सेल करते थे। यही हो रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास इतना रिटर्न नहीं आता था कि वो उसको री इन्वेस्ट कर सके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी डाउन थी, क्योंकि फार्मर्स अगर उसको पहले सेल करते, जो पैसा आता उसको री इन्वेस्ट करते, तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती उनको, बट वो नहीं कर रहे थे। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर ज्यादा वर्क करते थे, कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर कम करते थे। नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। बेटा फ्रेगमेंटेड मैंने आपको बताया क्या होती है? स्कैटर। क्या होती है? स्कैटर। स्कैटर मींस अ पीस वाज हियर एंड अ पीस वाज देयर, कि जो लैंड का साइज था फार्मर्स के पास वो कम था और साथ में क्या था? स्कैटर्ड भी था। स्कैटर्ड मींस एक कुछ पीस यहाँ पर है, कुछ पीस कहीं और है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती थी? ज्यादा, और जो रिटर्न होता था वो क्या होता था? कम, जिससे फार्मर को लॉसेस हो रहे होते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, और क्या बोलते हैं इसको हम? जमींदारी सिस्टम। क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम, या फिर ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। यहां पर जैसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदार को दैट यू आर द परमानेंट ओनर ऑफ सोइल, या परमानेंट ओनर हो गए, बट उसके रिटर्न में हमें क्या चाहिए? फिक्स रेवेन्यू चाहिए, एंड you can extract as much as you can from tiller of soil। तो फार्मर्स जमींदार क्या करते थे? उनसे रेंट भी चार्ज करते थे, प्लस क्रॉप में शेयर भी लेते, बट कॉस्ट में शेयर नहीं करते। तो अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? टीलर्स का। तो ये एक जमींदारी सिस्टम बनाया। क्लियर? नेक्स्ट, अ वेज बिटवीन ओनर एंड टीलर ऑफ सोइल, कि एक ओनर और टीलर के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दिया कि आप परमानेंट ओनर हो, जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करने के लिए आएंगे, वो टीलर हैं, दैट इज रेंट पे ले रखी है उन्होंने जमीन, वो क्या करते थे? उनसे रेंट भी चार्ज करते थे और क्रॉप में भी, बट कॉस्ट में शेयर नहीं करते। तो उसकी वजह से एक्सप्लोटेशन सारा का सारा किसका हो रहा था? फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स। एंड द लास्ट, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको फोर्स किया जाता था फार्मर्स को कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो यूज किया जाता था डाइंग और ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए, कहां पर? ब्रिटेन इंडस्ट्री। बट फार्मर्स को फोर्सफुली उनको एडवांस पेमेंट्स दे दी जाती थी और उनको प्रोड्यूस करना पड़ता। वो क्यों मना करते थे? बिकॉज उससे लैंड की फर्टिलिटी खराब हो रही। क्लियर है? कोई डाउट? सो ऑल दिस फैक्टर शोज कि आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वर बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था जब हमारी इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पर इंडस्ट्रीज की कंडीशंस कैसी थी? देखो ब्रिटिशर्स ने एक वर्ड यूज किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको उन्होंने बोलते सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो तो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, एक सिस्टम के थ्रू, और चीजों को बढ़ाना। ये कहते नहीं स्टेप बाय स्टेप इंडिया को गिराएंगे इंडस्ट्रीज के पॉइंट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ। तो उन्होंने कैसे किया? देखो जब ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में, आर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैज अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, उसकी वर्ल्ड वाइड एक रेपुटेशन थी। ठीक है, मार्केट में ये कहा जाता था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मतलब एक क्वालिटी गुड था। पर ब्रिटिशर्स ने उसको खत्म किया। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन टैक्स पॉलिसी लगाकर।
उन्होंने कहा इंडिया से अगर आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे तो फ्री ऑफ टैक्स, इंडिया में अगर आप इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड्स फ्री ऑफ टैक्स, बट अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो फिनिश गुड्स तो क्या लगा दिया था उसके ऊपर, हैवी टैक्सेशन। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो ब्रिटिशर्स ने करी थी, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट की ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड मार्केट में डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से हमारी कुछ इंडस्ट्रीज बंद भी होगी। क्लियर बेटा, उन्होंने कहा कि इंडिया से आप एक्सपोर्ट करते हो रॉ मटेरियल तो कोई टैक्स नहीं है, इंडिया में इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड कोई टैक्स नहीं है, बट इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे फिनिश गुड तो टैक्स लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे गुड की कॉस्ट ज्यादा होगी, ब्रिटेन गुड्स की कॉस्ट कम थी, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी और हमारी डिमांड कम। सेकंड पॉइंट बेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। बेटा पहले राजा महाराजा होते थे, वही अपने लोगों का ध्यान रखते थे, वही हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट भी करते थे, बट ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आकर क्या किया, उनको ही खत्म किया। अगर वही नहीं होंगे तो हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट नहीं किया जाता। क्लियर। थर्ड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, कि मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन मिला। बेटा अगर मैं आपको बात करूं, एक घर की बनी स्वेटरें होती हैं और एक जो मशीन से बनी होती है, कौन सी पहनना पसंद करते हैं हम, मशीन वाली, ठीक है, कि क्वालिटी वाइज अच्छी लगती है हमें, ठीक है, उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, यही होता है ना। तो इसका क्या हुआ, उस टाइम पर भी तो यही चीज थी ना, एक तो हैंडमेड प्रोडक्ट था, एक मशीन मेड प्रोडक्ट आ रहा था, किसकी क्वालिटी अच्छी थी, मशीन मेड। तो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रहे थे एज कम्पेयर टू द हैंडीक्राफ्ट। जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डोमेस्टिकली प्लस फॉरेन दोनों जगह खत्म होगी तो इंडस्ट्रीज बंद होती। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। बेटा उस टाइम पर हमारी एक नई सोसाइटी इमर्ज हो रही थी, बनती जा रही थी, जो कि वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डे बाय डे, मंथ बाय मंथ डाउन होती जा रही। क्लियर। एंड लास्ट, जो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया, उसमें एक लास्ट पॉइंट क्या, रेलवे इंट्रोड्यूस करी। क्या इंट्रोड्यूस करी, रेलवे। रेलवे उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करी सो दैट कि वो ऑल ओवर द इंडिया अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सके, रॉ मटेरियल इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, या फिर फिनिश्ड गुड जो मशीन मेड गुड्स है वो इजीली अवेलेबल हो सके हर जगह, जिससे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की ऑल ओवर द इंडिया ही डिमांड खत्म हो जाए, जो कि हो भी चुकी है। क्लियर है। सो ऑल दिस फैक्टर शोज कि हमारा हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया। बट अगर देखो एक इंडस्ट्री खत्म हो रही है, दूसरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो बेनिफिट होता, बट उन्होंने कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का स्टेप नहीं लिया। लिए तो बहुत ही कम, बहुत कम ग्रोथ हुई। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज थी जो स्टेब्लिश हुई प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हुई थी वहां पर। प्लस गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है, उन्होंने वहीं पर इन्वेस्टमेंट करी जहां पर उनको लगता है, लाइक पोस्ट टेलीग्राफ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रोड्स बनवा दिए अपने सिस्टम अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, रेलवे लाइंस स्टैब्लिश कर दी अपने बेनिफिट के लिए, बट वहां वो भी वहीं पर करी जहां पर उनको लगता था हमारे लिए बेनिफिट है, और कहीं पर नहीं करी। क्लियर है पॉइंट। सो ऑल दिस फैक्टर शोज आर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन एक आता है यहां पर, what were the two-fold motive behind the Britishers for de-industrialization in India? कि ब्रिटिशर्स का क्या मेन मोटिव थे कि वो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज बनाना चाहते थे। तो दो मोटिव थे, फर्स्ट इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेकर जाना चाहते थे चीपर रेट पर, प्लस इंडिया को उनको एक ऐसी मार्केट चाहिए थी जहां पर वो अपना फिनिश गुड सेल कर सके, वो इंडिया ही मिला। ठीक है जी, तो इसलिए वो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज बनाना चाहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटा। फिर आता है बेटा हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड मतलब वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो देखो इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना देता किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बना देता किसका, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, विद देयर डिस्क्रिमिनेशन टैक्स पॉलिसी, कि इंडिया से इंपोर्ट करोगे इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल तो कोई टैक्स नहीं है, इंडिया में इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड तो कोई टैक्स नहीं है, इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे फिनिश गुड्स तो हैवी टैक्सेशन करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बेटा मोर देन 50% ऑफ ट्रेड किसके साथ है हमारा, ब्रिटेन। और जब इतना सारा ट्रेड ही ब्रिटेन के साथ है तो उनकी कंडीशन तो माननी पड़ेगी हमें। ठीक है, अगर वो जो कहेंगे अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें उनकी बातें माननी पड़ती है। क्लियर। एंड थर्ड, आपको पता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा ट्रेड क्या था, सरप्लस, बट उस सरप्लस का बेनिफिट हमें कभी भी नहीं मिला, बिकॉज
ब्रिटिशर्स उसको यूज करते थे किसके लिए? अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। क्लियर है? कोई डाउट? सो ये भी फैक्टर्स क्या शो कर रहे थे? फॉरेन ट्रेड डाउन था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक मतलब हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा था वहां पर। तो अगर हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट बर्थ रेट और डेथ रेट की, दोनों ही क्या थे? हाई थे। 48 एंड 40 पर थाउजेंड वर द बर्थ रेट एंड द डेथ। इट शोज कि अगर इतना ज्यादा बर्थ रेट है तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, और डेथ रेट ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। सेकंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बिलो द एज ऑफ 1 ईयर जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड द रेट वाज अराउंड 218 पर 1000। इट शोज कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि पर एवरेज पर्सन एवरेज लाइफ क्या हो सकती है, और हमारा रेट कितना था उस टाइम पर? 32 ईयर्स। ठीक है, कितना था? 32। और आज की डेट में कितने हैं? 68। इट शोज कि वही मैसिव पॉवर्टी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड द लास्ट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है बेटा? अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। द रेट वाज अराउंड 16%। मैं ये नहीं कह रहा जो ग्रेजुएट थे, सिर्फ जो पढ़ना लिखना जानते थे, चाहे वो 5वीं फेल ही क्यों ना हो, ठीक है, वो रेट कितना था? 16%। ठीक है, और वहीं पर फीमेल लिटरेसी रेट था उसमें से भी बेटा 7%, उसका 7%, 16 का। ठीक है, इट शोज जेंडर बायसनेस, सोशल बैकवर्डनेस ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारे सोशल लेवल्स थे, जो पुराने ख्यालात, वो सती प्रथा जैसी चीजें, वो क्यों चल रही थी? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। क्लियर? सो ये फैक्टर भी क्या शो कर रहे हैं? डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी हमारा डाउन। नेक्स्ट, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था बेटा? ऑक्यूपेशन मतलब लोग काम कैसे करते थे, वो भी हमने पढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, कितनी पॉपुलेशन थी? 72.7%। वहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा, अमेरिका इंग्लैंड में कितनी थी? 2%। जापान में कितनी थी? 12%। इतनी पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर होने के बाद भी वो अपनी एग्रीकल्चर नीड को पूरा कर रहे थे, प्लस उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। और हम इतने ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी एग्रीकल्चर पे फिर भी इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, हमारे यहाँ पर फेमाइंस हो जाती थी, भूखमरी पड़ जाती थी, वो सिर्फ लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, वो भी कितना था बेटा? सिर्फ 9%। वहीं पर यूएसए में कितना था? 32। इंग्लैंड में कितना था? 42। और आपको पता है वो इंडस्ट्री जल्दी ग्रो कर जाते जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा। क्लियर? हमारे में नहीं थी इंडस्ट्रीज तो हम ग्रो नहीं कर। तो ये क्या शो कर रही है? बैलेंस ग्रोथ या अनबैलेंस ग्रोथ? अनबैलेंस। एक में तो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, एक में 1/10 पॉपुलेशन, तो ये क्या शो कर रही है? अनबैलेंस ग्रोथ। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था बेटा इंडिपेंडेंस के टाइम पर? देखो, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कभी भी कोई स्टेप्स लिए ही नहीं थे। स्टेप्स लिए, बट उनके बेनिफिट के लिए। उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया अपने अपने बेनिफिट के लिए। लाइक उन्होंने पोस्ट टेलीग्राफ बनाए, क्यों? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। उन्होंने रोड्स बनाई, रेलवेज बनाए, क्यों बनाए? ताकि वो गुड्स का इजिली ट्रांसपोर्ट कर सके। तो अल्टीमेटली नो डाउट एट द एंड बेनिफिट हम ले रहे हैं, बट उस टाइम पर हमें इनका बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्लियर है? फिर लास्ट पॉइंट आता है इसमें, क्या कोई ब्रिटिशर का पॉजिटिव इफेक्ट था इंडियन इकोनॉमी पे? हाँ, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बताई उसने कि भाई एग्रीकल्चर के बाहर भी दुनिया है, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही मत रहो कि एग्रीकल्चर से पैसा कमा सकते हो, एग्रीकल्चर के बाहर से भी पैसा कमा सकते हो। समझ आए? सेकंड, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बेटा नो डाउट मोनेटाइज हमने पहले कर लिया था, बट फुली नहीं किया था। फुली मोनेटाइज किसमें किया हमने? ब्रिटिशर्स के। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिक्स, प्लान्स बनाकर चलना, रूल करना, किसने सिखाया हमें? ब्रिटिशर्स। कमर्शियल आउटलुक फॉर द फार्मर्स, कि सिर्फ अपने लिए मत प्रोड्यूस करो, एग्रीकल्चर से भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, वो किसने सिखाया हमें? ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं था, पॉजिटिव इंपैक्ट था उसका। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसमें कुछ डेट्स हैं जो मैंने लिखवाई हुई है तुम्हें, ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना वहां पर। जैसे लाइक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921, ठीक है, 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं।
ग्रेट डिवाइड, सॉरी, हम तो 1991 को बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें हमारी सारी पॉलिसीज चेंज हो गई थी। 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी। 1853 में फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुई थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। दूसरी उसमें एक पॉइंट था, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। 1869 में सूज कनाल बनी थी, ठीक। 1881 में फर्स्ट सेंसस किया गया था, ठीक है। 1921 को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती गई थी। इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आया था इसमें, टिस्को कब स्टैब्लिश हुआ था? 1907 में स्टैब्लिश हुआ था टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1907। तो ये कुछ डेट्स हैं जो याद रखनी है आपने। और जो एक मेन क्वेश्चन मैंने बताया कि टू फोल्ड मोटिव क्या था, टू फोल्ड मोटिव मैंने बताया कि एक इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाना और इंडिया में ही एक ऐसी मार्केट बनाना जहां पर अब वो अपना फिनिश गुड सेल, वो इंडिया ही था उसके, क्लियर। तो ये एक दो रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज की थी, क्लियर। ये पूरा चैप्टर था आपका, ठीक है, इसको रिवाइज करना।